कभी गौर किया, बाएं हाथ का उपयोग करने वाले लोगों को अक्सर दबा दिया जाता है। अगर कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो पूरा समाज, माता पिता, सगे संबंधी, परिचित, अध्यापक सभी लोग उस बच्चे के खिलाफ हो जाते हैं। पूरा समाज उसे दाएं हाथ से लिखने को विवश करता है। दायां हाथ सही है और बायां हाथ गलत है। कारण क्या है? ऐसा क्यों है कि दायां हाथ सही और बायां हाथ गलत है? बाएं हाथ में ऐसी कौन सी बुराई है, ऐसी कौन सी खराबी है? और दुनिया में 10% लोग बाएं हाथ से काम करते हैं। 10% कोई छोटा वर्ग नहीं है। 10 में से एक व्यक्ति ऐसा होता ही है जो बाएं हाथ से कार्य करता है। शायद चेतन रूप से उसे इसका पता भी नहीं होता, वह भूल ही गया हो इस बारे में, क्योंकि शुरू से ही समाज, घर, परिवार, माता पिता बाएं हाथ से कार्य करने वालों को दाएं हाथ से कार्य करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? दायां हाथ सूर्य केंद्र से भीतर के पुरुष से जुड़ा हुआ है, बायां हाथ चंद्र केंद्र से भीतर की स्त्री से जुड़ा हुआ है और पूरा का पूरा समाज पुरुष केंद्रित है। हमारा बायां नासापुट चंद्र केंद्र से जुड़ा हुआ है और दाहिना नासापुट सूर्य केंद्र से जुड़ा हुआ है। तुम इसे आजमाकर भी देख सकते हो। जब कभी बहुत गर्मी लगे तो अपने दायां नासापुट बंद कर लेना और बाएं से श्वास लेना और 10 मिनट के भीतर ही तुमको ऐसा लगेगा कि कोई अनजानी शीतलता तुम्हें महसूस होगी। तुम इसे प्रयोग कर देख सकते हो। ये बहुत ही आसान है। या फिर तुम ठंड से कांप रहे हो और बहुत सर्दी लग रही है तो अपना बायां नासापुट बंद कर लेना। और योग में इस बात को समझ करके योगी ऐसा ही करते हैं। प्रातः उठकर वे कभी दाएं नासापुट से श्वास नहीं लेते, क्योंकि अगर दाएं नासापुट से श्वास ली जाए तो अधिक संभावना इसी बात की है कि दिन में व्यक्ति क्रोधित रहेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, आक्रामक रहेगा, शांत और स्थिर नहीं रह सकेगा। इसलिए योग के अनुशासन में यह भी एक अनुशासन है कि सुबह उठते ही सबसे पहले व्यक्ति को यह देखना होता है कि उसका कौन सा नासापुट क्रियाशील है। अगर बायां क्रियाशील है तो ठीक है, वही ठीक क्षण होता है। बिस्तर से बाहर आने का अगर बायां नासापुट क्रियाशील नहीं है तो अपने दायां नासापुट बंद करना और बाएं से श्वास लेना। धीरे धीरे जब बायां नासापुट क्रियाशील हो जाए तभी बिस्तर से बाहर पांव रखना। हमेशा सुबह उसी समय बिस्तर से बाहर आना जब बायां नासापुट क्रियाशील हो, और तब तुम पाओगे कि तुम्हारी पूरी की पूरी दिनचर्या में अंतर आ गया है। तुम कम क्रोधित होगे, चिड़चिड़ाहट कम होगी और अधिकाधिक शांत, स्थिर और ठंडे अनुभव करोगे। ध्यान में अधिक गहरे जा सकोगे। अगर लड़ना झगड़ना चाहते हो तो उसके लिए दायां नासापुट अच्छा है। अगर प्रेमपूर्ण होना चाहते हो तो उसके लिए बायां नासापुट एकदम ठीक है। हमारी श्वास हर क्षण, हर पल बदलती रहती है। तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस पर ध्यान देना। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र को इससे क्या होगा, क्योंकि रोगी के इलाज में इसका प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ऐसे बहुत से रोग हैं, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके ठीक होने में चंद्र की मदद मिल सकती है, और ऐसे रोग भी हैं जिनके ठीक होने में सूर्य की मदद मिल सकती है। अगर इस बारे में ठीक मालूम हो तो श्वास का उपयोग व्यक्ति के इलाज के लिए किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की अभी तक इस तथ्य से पहचान नहीं हुई है। वे इस तथ्य से अज्ञान है, अनजान है। श्वास निरंतर परिवर्तित होती रहती है। 40 मिनट तक एक नासापुट क्रियाशील रहता है, फिर 40 मिनट दूसरा नासापुट क्रियाशील रहता है। भीतर सूर्य और चंद्र निरंतर बदलते रहते हैं। हमारा पेंडुलम सूर्य से चंद्र की ओर और चंद्र से सूर्य की ओर आता जाता रहता है। इसीलिए हमारी भावदशा अक्सर ही बदलती रहती है। कई बार अकस्मात चिड़चिड़ाहट होती है बिना किसी कारण के। अकारण ही बात कुछ भी नहीं है, सभी कुछ वैसा का वैसा है। उसी कमरे में बैठे हो, कुछ भी नहीं हुआ है, अचानक चिड़चिड़ाहट आने लगती है। थोड़ा ध्यान देना होगा। अपने हाथ को अपने नाक के निकट ले जाना और उसे अनुभव करना। तुम्हारी श्वास बाईं ओर से दाईं ओर चली गई होगी। अभी थोड़ी देर पहले तो सभी कुछ ठीक था और क्षण भर के बाद ही सभी कुछ बदल गया। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बस लड़ने को, झगड़ने को और कुछ भी करने के लिए तैयार हो। ध्यान रहे, हमारा पूरा शरीर 2 भागों में विभक्त है। हमारा मस्तिष्क भी 2 मस्तिष्कों में विभाजित है। हमारे पास एक मस्तिष्क नहीं है, 2 मस्तिष्क हैं। ये गोलार्ध हैं। बाईं ओर का मस्तिष्क सूर्य मस्तिष्क है और दाईं ओर का मस्तिष्क चंद्र मस्तिष्क है। तुम थोड़ी उलझन में पड़ सकते हो, क्योंकि ऐसे तो बाईं ओर सब कुछ चंद्र से संबंधित होता है, तो फिर दाईं ओर के मस्तिष्क का चंद्र से क्या संबंध? दाईं ओर का मस्तिष्क शरीर के बाएं हिस्से से जुड़ा हुआ है। बायां हाथ दाईं ओर के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। दायां हाथ बाईं ओर के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। यही कारण है वे एक दूसरे से उल्टे जुड़े हुए हैं।
दाईं ओर का मस्तिष्क कल्पना को, कविता को, प्रेम को, अंतर्बोध को जन्म देता है। मस्तिष्क का बायां हिस्सा बुद्धि को, तर्क को, दर्शन को, सिद्धांत को, विज्ञान को जन्म देता है। और जब व्यक्ति सूर्य ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा के बीच संतुलन नहीं पा लेता है, क्रमण संभव नहीं है। और जब तक बायां मस्तिष्क दाएं मस्तिष्क से नहीं मिल जाता है और उनमें एक सेतु निर्मित नहीं हो जाता है, तब तक सहस्त्रार्थ तक पहुंचना संभव नहीं है। सहस्त्रार्थ तक पहुंचने के लिए दोनों ऊर्जाओं का एक हो जाना आवश्यक है, क्योंकि सहस्त्रार्थ परम शिखर है, आत्यंतिक बिंदु है। वहाँ न तो पुरुष की तरह पहुंचा जा सकता है और न ही वहाँ स्त्री की तरह पहुंचा जा सकता है। वहाँ एकदम शुद्ध चैतन्य की तरह होकर, समग्र और संपूर्ण होकर पहुंचना संभव होता है। पुरुष की काम वासना सूर्यगत है, स्त्री की काम वासना चंद्रगत है। इसीलिए स्त्रियों के मासिक धर्म का चक्र 28 दिन का होता है, क्योंकि चंद्र का मास 28 दिन में पूरा होता है। स्त्रियां चंद्रमा से प्रभावित होती हैं। चंद्र का वर्तुल आकार दिन का होता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया? पुरुष खुली आंखों से प्रेम करना चाहता है। केवल इतना नहीं, बल्कि प्रकाश भी पूरा चाहता है। अगर किसी तरह की बाधा न हो तो पुरुष दिन में प्रेम करना पसंद करता है, और उन्होंने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, विशेषकर अमेरिका में, क्योंकि उस तरह की बाधाएं और समस्याएं अब वहाँ पर समाप्त हो गई हैं। वहाँ लोग रात्रि की अपेक्षा सुबह अधिक प्रेम करते हैं। स्त्री अंधकार में प्रेम करना पसंद करती है, जहाँ थोड़ी भी रोशनी न हो, और अंधेरे में भी वे अपनी आंखें बंद कर लेती है। चंद्रमा रात्रि में अंधकार में चमकता है, उसे अंधकार से प्रेम है। रात्रि से पूर्व सूर्योन्मुखी होता है, उसे प्रकाश अच्छा लगता है। आंखें सूर्य का हिस्सा है, इसीलिए आंखें देखने में सक्षम होती हैं। आंखों का तालमेल सूर्य ऊर्जा के साथ रहता है, तो पुरुष आंखों से, दृष्टि से अधिक जुड़ा हुआ, इसीलिए पुरुष को देखना अच्छा लगता है और स्त्री को प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। पुरुषों को यह समझ में ही नहीं आता है कि आखिर स्त्रियां स्वयं को इतना क्यों सजाती संवारती हैं। मैंने सुना है कि एक दंपति हनीमून मनाने के लिए किसी पहाड़ी स्टेशन पर गए। युवक बिस्तर पर लेटा हुआ पत्नी की प्रतीक्षा कर रहा था, और पत्नी थी कि अपने श्रृंगार करने में लगी हुई थी, अपने को सजाने संवारने में लगी हुई थी। उसने अपने शरीर पर पाउडर लगाया, बाल संवारे, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई, इत्र की कुछ बूंदें कान के पीछे लगाई। बस वह अपने को सजाती ही जा रही थी। आखिर जब उस युवक से रहा न गया तो वह बिस्तर से झटके से उठकर खड़ा हो गया। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप कहाँ जा रहे हो? वह अपने सूटकेस की तरफ दौड़ा और बोला, अगर ये औपचारिक प्रेम ही रहने वाला है तो कम से कम मैं अपने कपड़े तो पहन लूं। स्त्रियों में प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है, वे चाहती हैं उन्हें कोई और देखे, और ये एकदम ठीक भी है, क्योंकि इसी तरह से तो पुरुष और स्त्रियां एक दूसरे के अनुकूल बैठ पाते हैं। पुरुष देखना चाहता है, स्त्री दिखाना चाहती है, वे एक दूसरे के अनुरूप हैं, यह एकदम ठीक है। अगर स्त्रियों को प्रदर्शन में उत्सुकता न होगी तो वे दूसरी कई मुसीबत खड़ी कर देती हैं, और अगर पुरुष स्त्री को देखने में उत्सुक नहीं है तो फिर स्त्री किसके लिए इतना श्रृंगार करेगी, आभूषण पहनेगी, सजेगी, संवरेगी, आखिर किसके लिए? फिर तो कोई भी उनकी तरफ नहीं देखेगा। प्रकृति में हर चीज एक दूसरे के अनुरूप होती है, उनमें आपस में लयबद्धता होती है। लेकिन अगर शास्त्रार्थ पहुंचना हो तो द्वैत को गिराना होगा, स्त्री पुरुष के भाव को, विचार को और इनके विभाजन को समाप्त करना होगा। परमात्मा तक पुरुष या स्त्री की भांति नहीं पहुंचा जा सकता। परमात्मा तक तो सहज रूप में, शुद्ध अस्तित्व के रूप में ही पहुंचा जा सकता है, स्त्री और पुरुष के रूप में नहीं। सिर के शीर्ष भाग के नीचे की ज्योति पर संयम केंद्रित करने से समस्त सिद्धों के अस्तित्व से जुड़ने की क्षमता मिल जाती है। ऊर्जा को अगर ऊपर की ओर गतिमान करना है तो इसकी विधि संयम से की जाए। अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हें तुम्हारे सूर्य के प्रति, तुम्हारे सूर्य ऊर्जा के केंद्र के प्रति, तुम्हारे काम केंद्र के प्रति पूरी तरह होशपूर्ण होना होगा। तुम्हें मूलाधार में रहना होगा, अपने संपूर्ण चैतन्य को, अपनी पूरी ऊर्जा को मूलाधार पर वर्षा देना होगा। जब मूलाधार पर पूरा होश आ जाता है तो तुम पाओगे कि ऊर्जा हरा केंद्र की ओर उठ रही है, चंद्र की ओर बढ़ रही है, और जब ऊर्जा चंद्र केंद्र की ओर गतिमान होगी तो तुम बहुत संतृप्ति, बहुत आनंदित अनुभव करोगे। सारी काम वासना के आनंद इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। जब सूर्य ऊर्जा अपनी ही चंद्र ऊर्जा में उतरती है तो उस आनंद की सघनता उससे हजारों गुना अधिक होती है। तब सच में पुरुष और स्त्री का मिलन घटित होता है। बाहर किसी भी स्त्री से कितनी भी निकटता क्यों न हो,
हो, इतने भी करीब क्यों न हो, तुम अपने को पृथक और अलग ही अनुभव करते हो। बाहर का मिलन तो बस सतही और औपचारिक ही होता है। दो सतह, दो परिधियां ही आपस में मिलती हैं, दो सतह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बस इतना ही होता है। लेकिन जब सूर्य ऊर्जा चंद्र ऊर्जा की ओर गतिमान होती है, तब दो ऊर्जा केंद्रों की ऊर्जा आपस में मिल जाती है, और जिस व्यक्ति के सूर्य और चंद्र एक हो जाते हैं वह परम रूप से आनंदित और संतृप्त हो जाता है, और फिर वह हमेशा आनंदित और संतृप्त बना रहता है, क्योंकि इसको खोने का कोई उपाय ही नहीं है। यह आनंद और मिलन सनातन है। अगर तुम स्त्री हो तो तुम्हें अपनी संपूर्ण चेतना को उस सहस्त्रार्थ ले आना होगा, और तब तुम्हारी ऊर्जा सूर्य केंद्र की ओर बढ़ने लगेगी। प्रत्येक व्यक्ति में एक केंद्र निष्क्रिय होता है और एक केंद्र सक्रिय होता है। सक्रिय केंद्र को निष्क्रिय केंद्र के साथ जोड़ दो तो निष्क्रिय केंद्र सक्रिय हो जाता है, और जब दोनों ऊर्जाओं का मिलन होता है, जब सूर्य ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा एक हो रहे होते हैं, तो ऊर्जा ऊपर की ओर उड़ती है, तब व्यक्ति ऊर्ध्वगमन की ओर बढ़ने लगता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हमारे अंदर जो दो तरह की धाराएं हैं, सूर्य धारा और चंद्र धारा, इन दोनों का परस्पर मिलन ही हमें मूलाधार से सहस्त्रार की ओर अभिप्रेरित करता है। उसी समय कुंडलिनी का जागरण होता है, जब ये हमारी दोनों ऊर्जाएं समवेत रूप से एक होकर सहस्त्रार तक पहुंचती हैं, कुंडलिनी जागृत होती है। योग में इसी को चक्रों का जागरण, इसी को ध्यान से समाधि की ओर अग्रसरण होना समझते हैं। इसके लिए आपको किसी योग गुरु, योग मार्गदर्शक की शरण में जाना होगा, क्योंकि योग एक ऐसा पथ है जिस पर चलने के लिए आपको निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होगी। आशा है कि इस परिभाषा से इस चक्र जागरण की मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा की चक्र यात्रा को आप निश्चित रूप से अच्छे विधि से समझेंगे और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे, और दूसरों को भी अभिप्रेरित करेंगे, जिससे आप दिग्भ्रमित न हो, दूसरे भी दिग्भ्रमित न हो, और इसको अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आशा है कि ये वीडियो अंक आपको बहुत पसंद आएगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।